कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जो लॉकडाउन संक्रमण को रोकता है वही अर्थव्यवस्था का गला भी दबा देता है। लॉकडाउन का असर हर सेक्टर पर पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा चिंता है बैंकिंग और फाइनेंस में, क्योंकि ये दो सेक्टर लॉकडाउन से काफ़ी पहले से गहरे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे थे। लॉकडाउन 21 दिन से बढ़कर 40 दिन का हुआ, तो आरबीआई ने भी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ और कदमों का आज ऐलान किया। जी, 17 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई में हुए इन फैसलों की पूरे देश को जानकारी दी। इससे पहले 27 मार्च को मौद्रिक नीति कमेटी माने कि एमपीसी की बैठक के बाद भी कुछ ऐलान किए गए थे। आज के ऐलान क्या हैं, इनका फायदा क्या हो सकता है, बड़ी खबर में इस पर विस्तार से बात करेंगे। रिजर्व बैंक को लेकर आज जितनी खबरें हुई उनके शीर्ष में ये लाइन जरूर लिखी थी, रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया। 4% से घटाकर अब ये 3.75% हो गया है। बैंकों के पास अपना कारोबार करने के बाद जब पैसा बच जाता है तो वो उसे रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं। इस पैसे को आरबीआई ब्याज सहित लौटाता है और इसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मतलब अब बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, ये समझना बहुत आसान है। दरअसल लॉकडाउन में कोई बैंकों से कर्ज नहीं ले रहा। फिर आरबीआई ने 27 मार्च को ही बाजार में पैसा डालने का ऐलान कर दिया था। ये पैसा बैंकों के जरिए ही बाजार में जाना है। इन दोनों कारणों के चलते बैंकों के पास काफी सारा पैसा जमा हो गया, जिसे वो आरबीआई के पास जमा करा रहे हैं ताकि ब्याज मिले। इससे आरबीआई का पैसा आरबीआई के ही पास घूम कर जा रहा है। अनुमान है कि तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने आरबीआई के पास जमा कराए हैं। इतने पैसे पर 24 घंटे का ब्याज भी बहुत बड़ी रकम होती है। तो रिवर्स रेपो रेट घटाकर आरबीआई कोशिश कर रहा है कि पैसा उसके पास जमा होने की बजाय बाजार में ही रहे, माने बैंकों के पास रहे, जिससे कर्ज बांटा जा सके। अमूमन आपने सुना होगा कि आरबीआई की तरफ से जब रेट कट होता है तो रेपो और रिवर्स रेपो दोनों पर बात होती है, लेकिन आज जिक्र सिर्फ रिवर्स रेपो रेट का हुआ, तो उसके भाई को क्यों छोड़ दिया? ना बदलते, लेकिन कम से कम नाम तो लेते ही। ये सवाल हमारे मन में भी था, तो हमने इस बारे में पूछा बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट से। क्या बताया उन्होंने? बैंक आरबीआई से जिस दर पर पैसा लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये दर तय करता है कि ग्राहकों को किस हिसाब से कर्ज मिलेगा। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बदलने के लिए रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति कमेटी को विश्वास में लेना पड़ता है। कमेटी की बैठक 3 दिन या उससे भी ज्यादा चलती है, फिर प्रस्तावों पर वोटिंग होती है, उसके बाद ही रेपो रेट को बदला जाता है। 27 मार्च को रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट कम करके 4.4% कर दिया गया था। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में 1% को घटाने बढ़ाने का मतलब लाखों करोड़ों में होता है, इसलिए 1% को बांटा जाता है 100 बेसिस पॉइंट्स में। आरबीआई घटाना बढ़ाना हमेशा बेसिस पॉइंट में करता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक बहुत भारी ट्रक 120 की स्पीड से चला रहे हो। आपको स्टीयरिंग बहुत धीरे से घुमाना होता है, अचानक घुमाएंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। तो 27 मार्च को तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही रेपो रेट को 5.15% से 4.4% पर लाया गया था। 17 अप्रैल के ऐलान को रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से घोषित किया। इसमें मौद्रिक नीति कमेटी को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए रेपो रेट को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। इसके अलावा आरबीआई ने आज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत 50,000 करोड़ रुपए और जारी कर दिए। इतने पैसे में इसरो वाले 50 बार चंद्रयान भेज सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी 17 बार बनाया जा सकता है, मतलब बहुत सारा पैसा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के खेल में कम वक्त के लिए पैसे का लेन देन होता है, 24 घंटे से लेकर ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों तक। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत बैंकों को लंबे वक्त के लिए पैसा दिया जाएगा। माने आरबीआई कह रहा है कि भैया हमारे पास 50,000 करोड़ है, आप ले जाओ, इससे बाजार में कर्ज बांटो, हम तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर वसूली के लिए नहीं आएंगे। ऐसा ही इंतजाम आरबीआई ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा शॉर्ट फॉर्म सुनिए, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों संस्थाओं को, नाबार्ड और सिडबी को, और इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए भी ये प्रावधान किया है आरबीआई ने। क्या प्रावधान? आरबीआई इनको 50,000 करोड़ रुपए देगा, माने ये आरबीआई के पास जाकर पैसा ले सकते हैं। नाबार्ड कृषि को, सिडबी छोटे उद्योगों को, और हाउसिंग बैंक, जैसा कि नाम से जाहिर है, हाउसिंग सेक्टर को कर्ज देता है। आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि 3 महीने के लिए कर्ज की किश्तें मत लीजिए। कई बैंकों ने सलाह पर अमल भी किया था। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि जो ये छूट लेंगे
उन पर 90 दिनों में होने वाला एनपीए का जो एक्शन है, कार्रवाई है, वो नहीं होगी। जब आप किस्त चूकते हैं तो बैंक 90 दिनों का समय देता है। इसके बाद मान लिया जाता है कि दिया गया कर्ज एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, माने बैंक को फायदा नहीं होगा। इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है और ये वाला लेवल लगने के बाद बैंक की नई सेवाएं भी मिलनी बंद हो जाती हैं। लेकिन आरबीआई ने इससे छूट दी है। इसके अलावा सरकारी बैंकों को अब सरकार को भी डिविडेंड नहीं देना होगा। ये डिविडेंड क्या होता है? वो फायदा जो बैंक कमाते थे उसे अब सरकार के पास उसका एक हिस्सा जमा नहीं करना होगा। इसके अलावा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को भी 100% से घटाकर 80% पर लाया गया है। अब ये टर्म क्या है? आरबीआई ने कई नियम बनाए हैं जिसके तहत बैंकों को अपना कारोबार इस हिसाब से चलाना होता है कि उनके पास कैश यानी कि रोकड़े की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। इसके लिए दर तय की जाती है। इससे बैंक भी सुरक्षित रहते हैं और ग्राहकों का पैसा भी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी ऐसा ही एक नियम है। इससे होगा यह कि बैंकों के पास कर्ज बांटने के लिए और पैसा आ जाएगा। वैसे इस रेशियो को अप्रैल 2021 तक दोबारा 100% कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। आरबीआई ने राज्यों के लिए भी कुछ ऐलान किए हैं। वेज एंड मील्स एडवांसेस को 30 मार्च की सीमा से 60% बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य सरकारें आरबीआई से कम समय के लिए पैसा लेती हैं। लॉकडाउन के चलते राज्यों के पास पैसे की भारी कमी है, तो आरबीआई एक तरह से तब के लिए तैयारी कर रहा है जब राज्य उसके पास आर्थिक मदद के लिए आएंगे। इन सब ऐलानों को सुनकर एक चीज समझ में आती है कि आरबीआई अपनी तरफ से ज्यादा पैसा बाजार में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि जब लॉकडाउन खत्म हो तब उद्योगों और सरकारों के लिए पैसे की कमी ना हो। अर्थव्यवस्था को सहारा देने की आरबीआई की एक सीमा है और बैंक अपने हिस्से का काम करता नजर आ रहा है। लेकिन सब अच्छा नहीं है। आरबीआई ने आज ये नहीं बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितना नुकसान उठाया है या फिर हमारी जीडीपी किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जबकि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज अपने अपने आकलन जारी कर चुकी हैं। और क्या गुंजाइश रह गई आरबीआई के ऐलानों में, बता रहे हैं हमारे आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी। आज की घोषणाओं में 3 बड़ी चीजें हैं। आज की घोषणा में सबसे बड़ी चीज है, सरप्राइज है कि रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें बैंक अपने पास की अतिरिक्त नकदी, अतिरिक्त पूंजी रिजर्व बैंक के पास रखते हैं और उस पर ब्याज दर लेते हैं। वो ब्याज दर पहले 4% थी, उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार में ब्याज दरें कम होने के बाद भी कर्ज लेने वाले नहीं है, इसलिए बैंक अपना बचा हुआ पैसा रिजर्व बैंक को दे रहे हैं। रिजर्व बैंक की दिक्कत यह है कि इस पर रिजर्व बैंक को बैंकों को ब्याज देना पड़ता है जो उसकी बैलेंस शीट पर असर करता है। इसलिए रिजर्व बैंक ने इसको हतोत्साहित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट कम कर दी है। इसका प्रत्यक्ष असर बाजार में कर्ज लोगों को मिलने से ज्यादा इस पर होगा कि अब बैंकों को जमा पर ब्याज दर घटानी पड़ेगी क्योंकि उनके रिटर्न और कमजोर हो जाएंगे और ज्यादा दबाव हो जाएंगे, उनके मार्जिन पर और ज्यादा असर होगा। ध्यान रहे कि डिपॉजिटर्स इस पूरे प्रक्रिया में सबसे बड़े लूजर हैं। पिछले दिनों में बैंक जमा में भी ब्याज दरें घटी हैं, छोटी बचत स्कीमों पर भी ब्याज दर घटी है। लंबी अवधि जरूरत है तो भी रिजर्व बैंक से ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाजार में पूंजी की या पैसे की कोई कमी है। बाजार में विश्वास की, उत्साह की कमी है, अनिश्चितता है, आने वाली परिस्थितियों का डर है और जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक कोई कर्ज लेने को तैयार नहीं होगा। हाँ, इस पैसे का फायदा केंद्र और राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर मिल सकता है जो इस समय कर्ज के लिए लाइन लगाए खड़ी है रिजर्व बैंक के सामने। ये अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर ध्यान रखना जरूरी है कि छोटी अवधि के कर्ज 60 से 90 दिनों के होते हैं और अगर सरकारें यहाँ कर्ज बैंकों से लेती हैं रिजर्व बैंक के जरिए तो 90 दिनों बाद से वापस कैसे करेंगी ये समझना मुश्किल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी लंबी चलने वाली है। उनके रेवेन्यूज में, राजस्व में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये तो प्रमुख घोषणाएं थी। रिजर्व बैंक ने जहां निराश किया वो एक बड़ी बात ये थी कि रिजर्व बैंक ने ये नहीं बताया प्रत्यक्ष रूप से कि कोरोना के लॉकडाउन से और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा और बड़ा असर पड़ने वाला है। इसमें रिजर्व बैंक ने आईएमएफ के आंकड़े के सहारे अपनी बात कहने की कोशिश की। पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक ने कहा था कि वो भारत की परिस्थितियों पर नजर रख रहा है और वो बताएगा कि भारत की विकास दर में कितनी कमी होगी, और आज रिजर्व बैंक इसको बताने से हिचक गया, जिसने बाजार को और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य किया और सरप्राइज किया, क्योंकि भारत का केंद्रीय बैंक ही अगर आपको ये नहीं बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना गहरा असर होने वाला है तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान 2-2 बार जारी कर दिए हैं और वो 0% से लेकर 1.9% तक है। तो रिजर्व बैंक को बताना चाहिए था
का कि देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा। ये आंकड़े रिजर्व बैंक के पास जरूर होंगे, तभी वो भारत में मनी सप्लाई के, भारत में क्रेडिट ऑफटेक के, भारत में रेपो ऑपरेशंस के प्रोजेक्शंस कर पा रहा है। अगर उनको प्रोजेक्शन करने के लिए भी जीडीपी के आंकड़े ही आधार होते हैं तो देश के लोगों को पता चलना चाहिए था कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा पड़ने वाला है। रिजर्व बैंक ने महंगाई दर से लेकर ऑटो सेक्टर और एक्सपोर्ट्स तक कई सारे पहलुओं पर अपनी बात रखी। बाजार में पैसे रखने की उसकी मंशा भी साफ नजर आ रही है, जिसका बैंकिंग सेक्टर ने स्वागत किया। लेकिन चूंकि बैंक आकलन जारी नहीं कर रहा, भारत में उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को यह नहीं मालूम चल रहा कि आगे क्या हो सकता है। बैंक ने यह जरूर कहा है कि 2021-22 में भारत वापसी करेगा, लेकिन ये कैसे होगा हम नहीं जानते। इसलिए जरूरी है कि आरबीआई कड़वी गोली चबाए और आकलन जारी कर दे।